आज न्याय पैसे वालों को गुलाम है, गरीबों को न्याय नहीं मिलता मेरे भाई। गरीब लोग के साथ यही तो होता है। अब गरीब है तो 2 लाख 2 साल से जेल में है, बेल होने के बावजूद तो 1 लाख फाइन जमा नहीं कर पाए। एक नेता पे केस दर्ज होता है, सभी टीवी चैनल्स पर ब्रेकिंग न्यूज, सोशल मीडिया पर हंगामा, और फिर बहुत बार तो जेल पहुंचने से पहले उन्हें बेल मिल जाती है। और अगर गलती से जेल पहुंच भी गए तो भी जनप्रतिनिधि बने रह सकते हैं और जब जी चाहे बाहर आकर चुनाव भी लड़ सकते हैं। अब दिल्ली चुनाव प्रचार में दिल्ली दंगों का आरोपी ताहिर हुसैन भी दिखाई देगा। अब दिल्ली दंगों का आरोपी खुलकर वोट मांगेगा। आम आदमी पार्टी says Kejriwal will continue his duties as the chief minister of Delhi from jail. और दूसरी तरफ आम आदमी चप्पलें घिस जाती हैं कोर्ट के चक्कर लगाते लगाते 10-15 साल और कभी कभी तो पूरी जिंदगी। और इसके बावजूद कुछ केसेस में अगर मिलती है तो सिर्फ तारीख पे तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोड। लेकिन एक मिनट, ये वीडियो सिस्टम को गाली देने के लिए नहीं बनाया गया। इसका मकसद है समझना कि प्रॉब्लम असल में है क्या और हम मिलकर क्या कर सकते हैं। क्योंकि जब सिस्टम अनफेयर होता है तो इंसाफ और डेमोक्रेसी से सबका भरोसा उठ जाता है और ये हर भारतीय के लिए मैटर करता है, चाहे आपका कोर्ट में केस चल रहा हो या नहीं। जहाँ तक हर संभव मैंने कोशिश किया, सबसे गुहार लगाई कि उन्हें इतना क्राइम करने वाला बंदा बाहर नहीं आना चाहिए। जैसे सरकार उसको हर संभव कोशिश कर रही है बचाने के लिए, तो मुझे यही है कि मेरे को इंसाफ नहीं मिला। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे रियल डेटा और कुछ वेल नोन केसेस की, और हाँ, सॉल्यूशंस की भी। कंप्लेंट करना आसान है दोस्तों, लेकिन सॉल्यूशन पर काम करना मुश्किल। तो क्या आप इस मुश्किल जिम्मेदारी में भाग लेने के लिए तैयार हैं? दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के बंगले में लगी आग के बाद वहां से भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ है। जज का तबादला दूसरे हाईकोर्ट में कर दिया गया। 5 जजों वाले कॉलेजियम के कुछ सदस्यों का मानना यह है कि इतनी गंभीर घटना पर सिर्फ तबादले से काम नहीं चलेगा। सबसे पहले समझते हैं कि ये ड्यूअल स्पीड जस्टिस सिस्टम आखिर है क्या चीज, यानी अमीर और गरीब के लिए अलग अलग न्याय व्यवस्था, ये कैसे काम करती है। लेट्स ब्रेक इट डाउन। सबसे पहले वीआईपी स्पीड की बात करते हैं। कोई बड़ा नेता या बिजनेसमैन या सेलिब्रिटी पर केस हो तो क्या होता है, बेस्ट लॉयर्स खड़े हो जाते हैं, स्पेशल हियरिंग्स रिक्वेस्ट की जाती हैं। 1993 मुंबई बम धमाकों के दोषी याकूब मेनन की फांसी रोकने के लिए कुछ सीनियर वकीलों ने रात 2 बजे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 3:20 पर सुनवाई शुरू हुई। 1.5 घंटे चली सुनवाई के बाद अर्जी खारिज कर दी गई। और दूसरी तरफ देखो, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी एनसीआरबी के 2022 के डेटा के मुताबिक इंडिया की जेल्स में 75% से ज्यादा कैदी अंडर ट्रायल है। मतलब लगभग 4.5 लाख लोग बिना सजा के जेल में बंद हैं। सोचो उनकी फैमिलीज का क्या हाल हो रहा होगा। फिर आता है सेलेक्टिव फास्ट ट्रैकिंग का केस। जब मीडिया में शोर मचता है, पब्लिक सड़कों पर उतर जाती है, तब अचानक कुछ हाई प्रोफाइल केसेस को फास्ट ट्रैक किया जाता है। जैसे 2012 का दिल्ली का निर्भया केस, जनता सड़कों पर उतर आई तो जनवरी 2013 में एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बन गया और सिर्फ कुछ महीने में ही यानी सितंबर 2013 तक ट्रायल कोर्ट ने की सजा भी सुना दी। ऐसे ही अगस्त 2024 में कोलकाता की एक लेडी डॉक्टर के साथ हुए केस में फिर से प्रोटेस्ट हुआ। मीडिया ने मुद्दे को जमकर उठाया और जनवरी 2025 में गिल्टी वर्डिक्ट का फैसला भी आ गया। ये अच्छी बात है दोस्तों कि प्रेशर से जस्टिस जल्दी मिल जाता है, लेकिन सवाल ये है कि हर केस के लिए ये प्रेशर और ये स्पीड क्यों नहीं। और जिन केसेस को मीडिया या सोशल मीडिया और पब्लिक का बड़े स्केल पर सपोर्ट नहीं मिलता है, क्या वो भी इस जस्टिस के बराबर हकदार नहीं है? अब थोड़ा पॉलिटिकल एंगल एक्सप्लोर करते हैं। इलेक्शन से पहले इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज अचानक एक्टिव हो जाती हैं। ऑपोजिशन के लीडर्स पर केस की बारिश कर दी जाती है और जैसे ही कोई नेता पार्टी बदलकर रूलिंग साइड में चला जाता है, केस ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। अप्रैल 2024 में द इंडियन एक्सप्रेस की एक इन्वेस्टिगेशन ने दिखाया कि 2014 के बाद से 25 बड़े ऑपोजिशन नेताओं पर जब सेंट्रल एजेंसीज ने करप्शन के केसेस किए और उनमें से जब 23 लोग बीजेपी ज्वाइन कर गए तो उनमें से ज्यादातर के केसेस या तो क्लोज हो गए, स्टॉल हो गए या फिर कोल्ड स्टोरेज में डाल दिए गए। जैसे कि अजीत पवार के अगेंस्ट महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक स्कैम का केस था, जहां मुंबई पुलिस की ईओडब्ल्यू यानी इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग ने उनके एनडीए कोalition ज्वाइन करने के बाद क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी। या फिर हेमंत बिस्वा शर्मा, जिनके ऊपर शारदा चिट फंड स्कैम का प्रोब चल रहा था, लेकिन बीजेपी ज्वाइन करने के बाद 2015 से वो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्टेडली ठंडा पड़ गया। ये वॉशिंग मशीन पॉलिटिक्स का असर सीधा जस्टिस पर पड़ता है। और सबसे बड़ा फर्क अमीर वर्सेस गरीब। बेल के लिए बड़ा वकील और वकील के लिए मोटी फीस। एक सुनवाई के लाखों रुपए गरीब आदमी कहां से लेकर आएगा। सरकारी वकील यानी लीगल एड तो बस नाम का ही होता है, जमीन पर रियलिटी कुछ और ही होती है। अब आप बताओ, क्या ये इक्वल जस्टिस फॉर ऑल किताबों में या रियलिटी में अलग अलग नहीं है? और क्या कोर्ट में सबके साथ एक जैसा सुलूक होता है? इन सब इश्यूज की वजह से क्रिएट होता है बहुत सारा बैकलॉग और केसेस का अंबार। नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड यानी एनजेडीजी के डेटा के मुताबिक जो फिगर्स साल 2024 में वाइडली रिपोर्ट किए गए, उसके अनुसार अक्सर फिगर्स 5 करोड़ से ऊपर रहते हैं। 5
करोड़। इतने तो कई देशों की टोटल आबादी नहीं है जितना हमारे देश में पेंडिंग केसेस चल रहे हैं। एक एवरेज सिविल केस को अंजाम तक पहुंचने में सालों लग जाते हैं और क्रिमिनल केसेस का भी लगभग यही हाल है। इंडिया में केस जीतना मतलब आपकी पेशेंस की PhD हो जाना। कभी कभी तो केस शुरू करने वाला इंसान फाइनल डिसीजन सुनने के लिए जिंदा ही नहीं बचता। जनरेशन टू जनरेशन केस ट्रांसफर होते रहते हैं। कैन वी कॉल इट जस्टिस? चलिए, इतना तो समझ आ रहा है कि प्रॉब्लम बड़ी है, तो एक अंदाजा ये भी लगाया जा सकता है कि इसके रीजंस भी बड़े ही होंगे। लेट्स लुक एट सम की रीजंस। सबसे पहला और बड़ा रीजन, जजेस की कमी। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 के मुताबिक जनवरी 2025 तक भारत में हर 10 लाख लोगों पर सिर्फ 15 सिटिंग जजेस अवेलेबल है, जबकि लॉ कमीशन ने साल 1987 में ही 50 जजेस पर मिलियन रिकमेंड किया था। और सुनिए, जितनी सैंक्शन पोस्ट्स हैं जजेस की, वो भी पूरी नहीं भरी जाती। सालों तक वैकेंसीज पड़ी रहती हैं। इसका रिजल्ट होता है जजेस की कमी, मतलब हर एक जज के ऊपर उसकी कैपेसिटी से बहुत ज़्यादा वर्कलोड और अल्टीमेटली जस्टिस में बहुत ज़्यादा डिले। दूसरा, हमारे कई कानून तो अंग्रेजों के ज़माने के ही है, जैसे इंडियन पीनल कोड 1860 का और एविडेंस एक्ट 1872 का। अरे भाई, दुनिया बदल गई है, टेक्नोलॉजी बदल गई है, पर हमारे कुछ कानून और प्रोसीजर्स अब भी वहीं के वहीं हैं। और डिजिटाइजेशन, बड़े शहरों के कोर्ट्स में थोड़ा बहुत तो हुआ है, जैसे कंप्यूटर वगैरह लग गए हैं, पर छोटे शहरों में और गाँव देहात के कोर्ट्स में अभी भी फाइल्स के बोझ तले लोग दबे पड़े हैं। सब कुछ मैनुअल और सब कुछ स्लो। एक और सवाल है दोस्तों, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजेस कौन अपॉइंट करता है? कॉलेजियम सिस्टम, यानी जजेस ही जजेस सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें ट्रांसपेरेंसी की कमी बताई जाती है। जज कौन बनेगा, कैसे बनेगा, आम आदमी को पता ही नहीं होता। जब अकाउंटेबिलिटी ही नहीं तो सिस्टम इंप्रूव कैसे होगा? इस टॉपिक पर सालों से डिबेट हो रही है और सॉल्यूशन अभी दूर लगता है। और फिर है लीगल प्रोसेसेस खुद, इतने कॉम्प्लेक्स, इतने लूपहोल्स, एडजॉर्नमेंट पे एडजॉर्नमेंट, सुनवाई की तारीख बढ़वाने के तो जैसे रूटीन ही लग जाते हैं। वहीं केस को लंबा खींचने के लिए और अपनी फीस बढ़वाने के लिए कुछ वकील भी सिस्टम का फायदा उठाते नजर आते हैं। केस कितना लंबा खींचेगा इसकी कोई लिमिट ही नहीं है। तारीख पे तारीख, ये वाला डायलॉग जो है ये ऐसे फेमस नहीं हुआ था। और हाँ, पुलिस इन्वेस्टिगेशन, अगर वही टाइम पर ठीक से ना हो, फॉरेंसिक रिपोर्ट आने में महीनों लग जाएं, तो केस शुरू होने से पहले ही कमजोर पड़ जाता है। हर चीज इंटरकनेक्टेड है। चलिए अब कुछ रियल लाइफ केसेस पर नजर डालते हैं। ये कहानी है ललितपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले विष्णु तिवारी की। उन पर सितंबर 2000 में और SC/ST एक्ट के तहत झूठा आरोप लगा। वो कहते रहे कि बेगुनाह है, तभी ट्रायल कोर्ट ने साल 2001 में उन्हें उम्र कैद की सजा भी दी। केस 20 साल तक चलता रहा। सोच सकते हैं, 20 साल उन्होंने जेल में बिताए ऐसे जुर्म के लिए जो उन्होंने किया ही नहीं था। इधर उनके जेल में रहते रहते उनके पिता और 2 भाइयों का देहांत हो गया। फाइनली 28 जनवरी 2021 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने विष्णु तिवारी को बेगुनाह माना और बरी कर दिया, जिसके बाद 3 मार्च 2021 को उन्हें रिलीज कर दिया गया। विष्णु तिवारी की जिंदगी के 20 साल सिस्टम की भूल की वजह से बर्बाद हो गए। क्या इस तरह के इरिवर्सिबल डैमेज को कंट्रोल करने का हमारे कानून में कोई प्रावधान नहीं होना चाहिए? ऐसे कितने ही विष्णु तिवारी हमारे कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लिकेटेड और डिलेड जस्टिस सिस्टम की भेंट चढ़ जाते हैं। तो क्या ऐसे में किसी की जवाबदेही नहीं तय होनी चाहिए? इसका हिसाब कौन करेगा? चलिए अब श्रीमती देवी के केस की बात करते हैं। उनके हस्बैंड, जो ऑर्डिनेंस डिपो में काम करते थे, साल 1985 में लापता हो गए। इसे देखते हुए श्रीमती देवी ने फैमिली पेंशन और दूसरे बेनिफिट्स के लिए दरख्वास्त दी, लेकिन डिपार्टमेंट ने उन्हें बेनिफिट्स देने से मना कर दिया, ये कहकर कि उनके हस्बैंड को प्रॉपर रिटायरमेंट नहीं मिला था, बल्कि लॉन्ग एब्सेंस के कारण नौकरी से निकाल दिया गया था। सालों तक ये केस चलता रहा। फाइनली पटना हाईकोर्ट ने 6 अप्रैल 2004 को श्रीमती देवी के हक में फैसला सुनाया और कहा कि उन्हें फैमिली पेंशन मिलनी चाहिए, ये मानते हुए कि अथॉरिटीज डिसमिसल ऑर्डर सही तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाए थे और उनके पति को सेक्शन 108 एविडेंस एक्ट के तहत प्रिज्यूम्ड डेड माना जाना चाहिए था। देखिए, यहाँ फैसला तो पीड़ित के हक में गया, लेकिन अपना हक पाने के लिए श्रीमती देवी को करीब 19 साल का इंतजार करना पड़ा। सोचिए, एक तरफ पति के लापता होने का दुख और दूसरी तरफ अपना हक ना मिलने की तकलीफ। कैसे निकले होंगे ये 19 साल, सोचना भी मुश्किल है। और ये दर्द सिर्फ इंडिविजुअल कहानियों तक सीमित नहीं है दोस्तों। बड़े बड़े ग्रुप्स, पूरी कम्युनिटीज भी इस सिस्टम की सुस्ती और अनसर्टेनिटी का शिकार हो जाती हैं। कुछ एग्जांपल्स देखिए। जेपी के 25,000 होम बायर्स 10 साल से अपने घर के इंतजार कर रहे हैं। PMC बैंक के डिपॉजिटर्स अपने ही सेविंग्स के लिए 2 साल तक तरसते रहे। मानेसर और पलवल के किसान जमीन अधिग्रहण के बाद कंपनसेशन के लिए 5 साल तक भटकते रहे। कोविड के दौरान इंश्योरेंस क्लेम करने वाले हजारों लोग 2 साल बाद भी अपनी सुनवाई का इंतजार करते पाए गए। साल 2024 की पार्लियामेंट्री रिपोर्ट कहती है कि कोविड क्लेम ग्रेवियांसेस का 40% 1 साल बाद भी अनरिजॉल्व
अनरिजॉल्व ही पड़ा हुआ था। और ईपीएफओ में पीएफ और पेंशन के लिए तो 6 महीने और 1 साल तक का डिले मामूली बात है। मेरा खुद का पीएफ का पैसा अटका रह गया दोस्तों। मैंने पीएफ ऑफिस से पैसे विड्रॉ करने के लिए एप्लीकेशन दिया, कई बार चक्कर लगाए, हर बार एक नई कहानी सुनने को मिल जाती थी, ये गलती है वो गलती है, और मेरे पैसे नहीं निकल सके। किसे दोष दूं, किस पर केस करूं, और उससे होगा क्या? शायद और ज्यादा चक्कर लगाने होंगे, और ज्यादा फ्रस्ट्रेट फील करूंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इन सभी मामलों में जहां लाखों लोग सिस्टम कॉम्प्लेक्सिटीज और डिलेड जस्टिस से परेशान हुए, क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि कोई पावरफुल शख्स या कोई वीवीआईपी इस तरीके से सालों तक ऐसे ही इंतजार करता? जवाब शायद आप जानते होंगे, और यही तो है हमारा ड्यूअल स्पीड जस्टिस सिस्टम। तो क्या हम सबको इस सिस्टम के आगे गिव अप कर देना चाहिए? शायद नहीं। सॉल्यूशंस हैं, बस पॉलिटिकल विल पावर और हम सब की थोड़ी सी अवेयरनेस चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि क्या किया जा सकता है। सबसे पहले जजेस की भर्ती तेजी से करो, वैकेंसीज फिल करो और नई पोस्ट्स क्रिएट करो। साथ ही कोर्ट स्टाफ, स्टेनोग्राफर्स, क्लर्क्स, इनकी भी भर्ती जरूरी है। और हाँ, इस टीम की ट्रेनिंग भी बेहतर तरीके से होनी चाहिए। लोअर कोर्ट्स में बेसिक फैसिलिटीज तो दो, कंप्यूटर, इंटरनेट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, साफ सुथरे कोर्ट रूम, इवन बेसिक वेटिंग एरियाज तक नहीं होते। छोटे शहरों और तालुका कोर्ट्स पर स्पेशल ध्यान देने की जरूरत है। जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स में, स्पेशली हायर जुडिशरी में, ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी लाने की ज़रूरत है। प्रोसेस क्लियर हो और क्राइटेरिया पब्लिक हो, ताकि पब्लिक को भरोसा हो कि बेस्ट लोग सिलेक्ट हो रहे हैं। और हर केस के लिए एक रीजनेबल टाइम फिक्स होना चाहिए। स्ट्रिक्ट रूल्स फॉर एडजॉर्नमेंट्स, बिकॉज जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। और एफिशिएंट केस मैनेजमेंट, ऐसे टेक्निक्स यूज करनी होगी। पूरे सिस्टम को एंड टू एंड ऑनलाइन करना होगा। ई फाइलिंग, ई समन्स और वर्चुअल हायरिंग्स एटलीस्ट जहां तक पॉसिबल। कोर्ट प्रोसीजर्स को आसान बनाना होगा ताकि आम आदमी को समझ आए कि चल क्या रहा है। ई कोर्ट्स मिशन मोड प्रोजेक्ट को और तेजी से हर जगह इंप्लीमेंट करना जरूरी हो गया है। ADR यानी अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का ऑप्शन भी होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि हर मामला कोर्ट में ही जाए ऐसा नहीं होना चाहिए। मीडिएशन, कंसिलिएशन, लोक अदालत को बढ़ावा मिलना चाहिए। मीडिएटर्स को ट्रेनिंग मिलनी चाहिए ताकि छोटे मोटे झगड़े और फैमिली डिस्प्यूट्स और सिविल मैटर्स बाहर ही शांति से सुलझाए जा सके। इससे कोर्ट्स का बोझ कम होगा। दोस्तों, अगर इंसाफ सिर्फ पावर और पैसे वालों की जागीर बन जाए तो फिर हमारी डेमोक्रेसी का, हमारे संविधान का मतलब क्या रह जाएगा? ये सिस्टम हम सबका है और इसे बेहतर बनाने की जिम्मेदारी भी हम सबकी है। आप क्या सोचते हैं? आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है कोर्ट कचहरी का? ये वीडियो हर उस दोस्त, हर उस रिश्तेदार के साथ शेयर करो जिसका केस कोर्ट में अटका हुआ है या जो इस सिस्टम में सुधार लाना चाहता हो। लीगल एक्सपर्ट्स, लॉयर्स, जर्नलिस्ट और पॉलिसी मेकर, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज इस डिस्कशन को आगे बढ़ाइए। आवाज उठानी पड़ेगी, चुप रहने से कुछ भी नहीं बदलता। सिस्टम को बदलना मुश्किल जरूर है पर नामुमकिन नहीं। एक बेहतर, फेयर और टाइम बाउंड जस्टिस सिस्टम हम सबका अधिकार है। नेक्स्ट वीडियो में एक और आई ओपनिंग टॉपिक पर होगी बात। तब तक जय हिंद।